हेलो एवरीवन। आज हम आपको भारत के इतिहास की संक्षिप्त जानकारी देंगे। इसके तहत सबसे पहले हम क्या देखेंगे, यहाँ पर हम सबसे पहले देखेंगे 563 से लेकर 1000 BC तक का जो समय था, उस दौरान कौन कौन सी महत्वपूर्ण घटनाएं हुई थी। तो देखिए, आपने बौद्ध धर्म के बारे में सुना होगा। तो बौद्ध धर्म के जो जनक थे उनका नाम था गौतम बुद्ध। और इनके जन्म के बारे में कई बार पूछ लिया जाता है कि गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था। तो गौतम बुद्ध का जन्म जो था वो 563 ईसा पूर्व हुआ था। उसके बाद है महावीर का जन्म। आपने जैन धर्म के बारे में भी सुना है। तो जैन धर्म के जो प्रवर्तक थे उनका नाम था महावीर स्वामी। तो महावीर स्वामी का जन्म जो है वो 540 BC में हुआ था और गौतम बुद्ध का जन्म 563 BC में हुआ था। क्योंकि हम यहाँ पर 563 से लेके और 1000 BC तक के टाइम का अध्ययन कर रहे हैं। उसके बाद महत्वपूर्ण डेट देखिए, 227 और 226 में भारत पर अलेक्जेंडर का हमला हुआ। यानी कि 200 नहीं है, 327 और 326 का जो समय था, BC का जो समय था, उस दौरान भारत के ऊपर अलेक्जेंडर ने आक्रमण किया था। तो कई बार यही पूछ लिया जाता है कि अलेक्जेंडर ने भारत पर आक्रमण कब किया। तो उस आक्रमण का जो समय था वो था आपका 327 326। उसके बाद है जो चंद्रगुप्त मौर्य थे, उनका राज्याभिषेक के बारे में पूछा गया है कि उनका राज्य अभिषेक कब हुआ था, यानी कि राजा कब बने थे। तो 313 ईस्वी पूर्व में वो राजा बने थे। उसके बाद आता है चंद्रगुप्त मौर्य के हाथों सेल्यूकस की विजय। यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य के हाथ सेल्यूकस की पराजय का मतलब है एक लड़ाई हुई थी चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस के बीच में। सेल्यूकस जो था वो सिकंदर का सेनापति था। तो सिकंदर ने जब भारत को जीतने का अभियान चलाया तो उस दौरान उसने अपने सेनापति को भारत पर आक्रमण के लिए भेजा था। और उस टाइम पे चंद्रगुप्त मौर्य जो थे वो भारत के राजा होते थे। तो 305 ईसा पूर्व में दोनों की लड़ाई हुई और चंद्रगुप्त मौर्य की विजय हुई। विजय के बाद में सेल्यूकस ने भारत से संबंध रखने के लिए अपनी बेटी की शादी चंद्रगुप्त मौर्य से कर दी थी और बाद में दोनों के बीच संधि हो गई थी। उसके बाद है 273 से 232 तक अशोक का शासन रहा था। यानी कि अशोक राजा कब रहे, 273 से लेकर 232 के समय तक। क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य के बाद में उनके जो पुत्र थे उनका नाम था बिंदुसार और बिंदुसार के बेटे का नाम अशोक था। तो बीच में वो यहाँ पे दिया नहीं गया है, यहाँ पे आपको सीधा अशोक का शासन बता दिया। क्योंकि कई बार पूछ लिया जाता है कि अशोक का शासनकाल कितना रहा था। तो वो 273 से लेके 232 तक उन्होंने शासन किया था। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पे आपको एक बात देखने में बड़ी अजीब लग रही होगी कि यहाँ पर जो ये तारीखें दे रखी हैं ये सारी आपकी बैक चल रही हैं। यानी कि ये घटना जो थी 63 में हुई थी, ये 40 में हुई थी। आपको लग रहा होगा कि 40 वाली घटना पहले हुई थी और 63 वाली बाद में हुई थी, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पर जो साल की सीरीज है वो बैक चल रही है, इसीलिए इसको BC कहा जाता है। यानी कि बिफोर क्रिस्ट। बिफोर क्रिस्ट का मतलब है कि क्रिस्ट के जन्म से पहले, ईसा मसीह के जन्म से पहले जो भी तारीखें होती थी वो सारी की सारी वापस चलती थी। तो उसके बाद आप देखिए, उसके बाद आप देखोगे अशोक का शासन हो गया। अब है कलिंग विजय। तो कलिंग विजय जो थी वो 261 में हुई थी। 261 का मतलब है कि जो अशोक थे वो राजा बने थे 273 में और उनका शासनकाल चला था 232 तक।
तो 273 के बाद में 261 में उन्होंने कलिंग पर विजय प्राप्त कर ली थी। कलिंग जो था काफ़ी महत्वपूर्ण क्षेत्र था, वहाँ पर हाथी बहुत अधिक होते थे और उस टाइम पे हाथियों का महत्व बहुत अधिक होता था, इसीलिए अशोक ने कलिंग पर अपना साम्राज्य स्थापित किया। उसके बाद है 145 से 101 एलोरा का क्षेत्र श्रीलंका के चोल राजा को मिल गया था। यानी कि श्रीलंका का जो चोल राजा था उसने 145 से 101 के बीच एलोरा क्षेत्र पर अधिकार कर लिया था। उसके बाद आता है आपका 58 का समय, विक्रम संवत का आरंभ हो गया। अब आप देखोगे जो विक्रम संवत है उसके बाद जो तारीखें होंगी वो आपकी बढ़ते हुए क्रम में होंगी, ना कि घटते हुए क्रम में। कई बार पूछ लिया जाता है विक्रम संवत का आरंभ कब हुआ था, तो वो हुआ था 58 ईस्वी पूर्व। क्या हुआ था? 58 BC पूर्व। और इसके साथ साथ में एक प्रश्न और पूछा जाता है, वो है शंख संवत के बारे में। तो शंख संवत भी जिस प्रकार से विक्रम संवत था उसी प्रकार से शंख संवत भी होता है, और उसमें तारीखें जो होती हैं वो भी बढ़ते क्रम में होती हैं। तो देखिए शंख संवत जो था वो 78 के टाइम पे शुरू हुआ था। उसके बाद है 120 का जो समय था उसमें कनिष्क का राज्याभिषेक हुआ। कनिष्क जो थे काफ़ी महत्वपूर्ण राजा थे और उनका जो साम्राज्य था वो आपका कश्मीर, जो आज के टाइम का जो कश्मीर वगैरह क्षेत्र है वो वाला क्षेत्र था। गुप्त युग का आरंभ और भारत का स्वर्ण काल 300 ईस्वी पूर्व में भारत के अंदर गुप्त काल का आरंभ हो गया था और यह भारत के लिए एक स्वर्ण काल था, यानी कि काफ़ी अच्छा समय था। उसके बाद में आता है आपका 380 का जो समय था वो था विक्रमादित्य का राज्याभिषेक हुआ। तो विक्रमादित्य जो थे वो आपके गुप्त वंश के महत्वपूर्ण शासक थे और उनका राज्याभिषेक जो हुआ था वो 380 के समय में हुआ था। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका 405 से लेकर 411 तक चीनी यात्री फरिहान भारत में आए थे। यानी कि एक चीन के महत्वपूर्ण यात्री थे जो काफ़ी समय तक भारत में रहे। यहाँ पे इन्होंने तक्षशिला विश्वविद्यालय में कुछ टाइम तक पढ़ाई की थी। ये मुख्यतः यहाँ पर आपके देश में से बौद्ध धर्म और जैन धर्म की शिक्षा ग्रहण करने के लिए आए थे। बाद में इन्होंने यहाँ पर जो भी परिस्थितियाँ देखी उन परिस्थितियों को देखते हुए इन्होंने एक किताब भी लिखी थी जिसका नाम शी यू की था। इसके बाद देखिए 415 इसमें कुमारगुप्त का राज्याभिषेक हुआ। यानी कि विक्रमादित्य के बाद में 415 का जो समय था उस दौरान यहाँ पर कुमारगुप्त का राज्याभिषेक हुआ था। उसके बाद है स्कंदगुप्त का राज्याभिषेक। स्कंदगुप्त जो थे वो कुमारगुप्त के बाद में राजा बने थे और ये सभी जो समय था वो आपके गुप्त काल का था। 606 से लेकर 647 का जो समय था वो हर्षवर्धन का समय था। हर्षवर्धन जो थे वो वर्धन वंश के राजा थे और गुप्त वंश के बाद में भारत के काफ़ी बड़े क्षेत्र के ऊपर वर्धन वंश का शासन रहा था। और वर्धन वंश का जो शासन था उसमें 606 से लेकर 647 के समय तक रहा था। 712 में सिंध पर पहला अरब आक्रमण हुआ। सिंध प्रदेश जो था उस टाइम पे काफ़ी महत्वपूर्ण प्रदेश था और उसके ऊपर सबसे पहले अरब के लोगों ने आक्रमण किया था। उसके बाद है 836 में कन्नौज के राजा भोज का राज्याभिषेक हुआ था। आज का लास्ट क्वेश्चन है हमारा 985 में चोल शासक राजा राज्य का अभिषेक हुआ था। तो डियर स्टूडेंट या जो भी वीडियो को देख रहे हैं, बड़े छोटे
उन सभी के लिए आज हमने आपको कुछ महत्वपूर्ण इतिहास की बातें बताई हैं। वो सारी चीज़ों को आप ढंग से देख लेना। उम्मीद है आपके लिए ये वीडियो कुछ ना कुछ बेनिफिट ज़रूर लेके